नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पेपर नंबर 024202 सेकेंड पेपर को डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक पेपर हम कर चुके हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कुल 30 सवाल आते हैं, वन बाय वन इनको चेक करते हैं। सबसे पहला सवाल हमने देखा, सबसे पहला सवाल है लेटर सीरीज का सवाल है। लेटर सीरीज का सवाल करने का एक ही तरीका हम पढ़ते हैं। सबसे पहला काम होता है हमें कंपैरिजन करते हुए चलना है, तुलना करते हुए चलनी है। पहली तुलना होती है पहले अक्षर की पहले अक्षर से, और उसके बाद हम चेक करते हैं फर्स्ट टू लास्ट लेटर, मतलब पहले अक्षर को बाद वाले अक्षर से मैच करते हुए चलते हैं। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करूं तो आप यहाँ देखेंगे, देखो ए से जी +6 है, जी से एम +6 है। अब अगेन मैं +6 करूँ तो 13 और 6 19, कौन आएगा एस। फिर +6 करूँगा तो आगे कौन आया वाई। तो एस मेरे पास दो ऑप्शन में है तो बाकी के दो ऑप्शन में एलिमिनेट कर देता हूँ। अब मैं जो दूसरा अक्षर बचा हुआ है उसको कंपेयर करते हुए चलता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे जेड से टी इस बार -6 है, अगेन -6 है, अगेन -6 करूँ तो यहाँ लेटर क्या आ जाएगा एच। तो एच लेटर मुझे सेकेंड ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। ये था हमारा पहला सवाल। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल है नंबर सीरीज का सवाल है। हमारी बात हुई है अगर नंबर सीरीज का सवाल हो और नंबर की संख्या ज़्यादा हो, 7-8 नंबर हमें दे रखे हो, तो हम ऑल्टरनेट भी उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ ऑल्टरनेट करूँ तो आप देखें 4 को 5 से, 5 को 6 से, 6 को 7 से, 7 को 8 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, सब में +1 हो रहा है। अब जो बचे हुए नंबर है जिनको हम छोड़ के चले हैं उनको कंपेयर करते हैं। 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, और 5 से क्या आ जाएगा यहाँ पर 6। तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। काफ़ी आसान सवाल है ये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। 3 नंबर मुझे दे रखे हैं और इनमें मुझे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। देखो एक चीज़ आपके दिमाग में सबसे पहले ये आ सकती है कि यहाँ 3 का क्यूब और +1 कर दूँ, 3 का क्यूब और +1 कर दूँ, तो आगे आप चेक करें तो 7 का क्यूब नहीं बैठ रहा, 2 का क्यूब नहीं बैठ रहा, 5 का क्यूब भी नहीं बैठ रहा, और 1 का क्यूब भी नहीं बैठ रहा। पहला रिलेशन तो ये जाता है, जिसको हमने क्या कर दिया कैंसिल। अब नेक्स्ट इसमें सवाल में रिलेशन क्या दे रखा है, जो पहला नंबर है 3 उसको सेकेंड नंबर में से भी माइनस किया है और उसको थर्ड नंबर में से भी माइनस किया है। गॉट इट। तो सेकेंड नंबर में से माइनस करने पे नंबर बना 25, और उसके बाद वाले से माइनस करने पे नंबर क्या बना 125, और ये 25 का 5 गुना 5 टाइम्स ये नंबर होता है। एक रिलेशन ये मेरे सामने निकल कर आया। अब इसी को ही अगर मैं आगे फॉलो करूं कि ये कहाँ सटीक बैठता है, तो देखो अगर मैं 63 -7 करूं तो नंबर बना 56। आगे अगर मैं 163 और -7 करूं तो ये नंबर बना 156, और ये इसका 5 टाइम्स नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन की तरफ अगर मैं इसी को ही लेके चलूं तो 18 में से 2 माइनस करूं तो नंबर बना 16, और 218 में से अगर मैं 2 माइनस करूं 216, तो ये इसका 5 टाइम्स नहीं है, तो ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया। थर्ड की अगर मैं तरफ चलूँ तो यहाँ 30 - 5 करते हैं तो नंबर बना 25, और 150 - 5 करते हैं तो नंबर बना 145। ये भी इसका 5 टाइम्स नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। बट यहाँ हम इसको चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा 20 - 1 किया तो वैल्यू आई 19, और 96 - 1 किया तो नंबर आया 95, और 19 5 जा 19 5। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल है फिलर्स का सवाल है, और जब भी बोर्ड मास डिपेंडेंट सवाल आए तो हमें चेक करना होता है कि इक्वेशन को सही करना है या इक्वेशन को गलत करना है। तो इसने दिया है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए, मतलब इक्वेशन को क्या करना है बैलेंस करना है। तो सारे जो निशान है चिन्ह हैं उनको मैं उपयोग करते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर पे माइनस है, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो ये वैल्यू देखो ऐसे लिखी जाती है 7/2 × 3। इससे कभी भी होल नंबर जिसे हम कहते हैं पूर्णांक मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ डिवीजन है और फिर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 9/7 इंटू 2, यहाँ भी पूर्णांक में वैल्यू नहीं आएगी, तो सेकंड ऑप्शन भी मेरा क्या जाएगा, यहाँ पर गलत चला जाएगा। आगे अगर मैं जाऊँ, यहाँ देखो, यहाँ डिवीजन आप करेंगे तो 2/3 कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या जाएगा, गलत। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, जब 3 ऑप्शन चेक कर लिए और तीनों ही गलत है तो फोर्थ को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये छोटी छोटी बातें, इनको आपको ध्यान रखना है चीज़ों को, ताकि हम अपना समय बचा सकें। अब यहाँ अगर मैं इसको करूँ तो सबसे पहले मुझे क्या कर, देखो इक्वल का साइन यहाँ ले रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ एडिशन और यहाँ माइनस का निशान है। तो देखो मैंने क्या लिखा, 9 + 7 - 6, तो ये वैल्यू कितनी है, 16, और 16 - 6 करूँ तो वैल्यू कितनी है, 10, और सामने वाला भी कितना बता रहा है, 10। तो डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है, स्टेटमेंट है और मेरे सामने कंक्लूजन है। दे रखा है ऑल स्टूडेंट्स इन माय क्लास आर इंटेलिजेंट, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, मतलब मेरी कक्षा में जो भी होगा वो सारे के सारे कौन है, इंटेलिजेंट। अब इसने बोला सुनील बुद्धिमान नहीं है, सुनील बुद्धिमान नहीं है, तो कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों कि सुनील मेरी क्लास का स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि मेरी क्लास का जो भी स्टूडेंट होगा, अंडरस्टूड है, वो क्या होगा, बुद्धिमान होगा। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला कि सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। पहला कंक्लूजन दे रखा है सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए, ये कंक्लूजन हम नहीं दे रहे हैं। कंक्लूजन गिवन स्टेटमेंट से इतना ही निकला कि सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, तो सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लेटर सीरीज का सवाल दे रखा है, और जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं तो सबसे पहला काम हमें करना होता है इनकी काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग की बात करें तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, कुल कितने अक्षर हैं, 16। और जब भी हम 16 अक्षरों का सवाल करते हैं तो हम 4-4 अक्षरों के पेयर बना के चलते हैं। तो 4 अक्षरों के पेयर बनाऊँ तो यहाँ ब्रेक डाउन किया, यहाँ ब्रेक डाउन किया और यहाँ ब्रेक डाउन किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, हर एक पद के अंदर 4 अक्षर है, 4 पोजीशन है, हमारा मन हो हम उस पोजीशन को कंपेयर कर सकते हैं। हम चाहे फर्स्ट को कंपेयर करें, सेकंड को करें, थर्ड, फोर्थ, जिसमें आपको सहूलियत हो उस पोजीशन को कंपेयर करते हुए चल सकते हैं। फोर्थ पोजीशन मुझे हर जगह फिल है, देखो W W W W, गॉट इट। तो एक तो है कि फोर्थ पोजीशन ऑलरेडी फिल है। सेकंड पोजीशन को अगर मैं देखूं, यहाँ देखो फर्स्ट पोजीशन को आप देखें W और W, और इसके जो रूल्स हमने पढ़े उसमें हमने देखा है कि अगर लगातार 2 पदों में समान स्थिति पर समान अक्षर मिल जाए, इसका मतलब सारे पदों के अंदर उस पोजीशन पे वही लेटर आना है। तो अगर 2 जगह लगातार W है तो यहाँ पर भी W आना है और यहाँ पर भी क्या आना है, W आना है, गॉट इट। अब सेकेंड पोजीशन को देखें, सेकेंड में यहाँ भी X है और यहाँ भी X है, इसका मतलब सभी पदों के अंदर सेकेंड पोजीशन में किसको आना है, X को ही आना है। अब अगर आप इतना देखते हैं तो पहला तो आप ऑप्शन से हिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आपने देखा यहाँ सारे पद क्या चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। देखो WX 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 और लास्ट वाला अक्षर सब में क्या दे रखा है, W, तो अंडरस्टूड है। तो थर्ड पोजीशन पे लेटर है वो भी सब में क्या आना है, सेम। दूसरा, अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊँ, देखो पहले 2 अक्षर क्या है, X, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट है, यहाँ जा रहा है, ये एलिमिनेट है और यहाँ भी जा रहा है। उसके बाद मैं देखूँ कि W और X, W देखो यहाँ इसको लास्ट को छोड़ दो, W और W 2 लगातार है, यहाँ पर W और W नहीं है, यहाँ दोनों क्या है, लगातार W। तो अगर मैं ऑप्शन से हिट करूँ तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर जा रहा है। दूसरा, हमने क्या देखा, चारों पद समान है, तो अगर आप यहाँ लेंगे तो देखो क्या आ रहा है, U, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, U। तो चारों ऑप्शन क्या हो गए मेरे, चारों पद क्या हो गए, समान हो गए। तो आंसर C यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। D को मैं फिर एक बार एलिमिनेट कर देता हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 5 शब्द दिए गए हैं और उनको डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार मुझे क्या करना है, अरेंज करते हुए चलना है। तो यहाँ हमने देखा कि पहले 2 अक्षर PR PR PR, यहाँ पर भी PR है और यहाँ पर भी PR है, पहले 2 अक्षर सेम है। अब बचे हुए अक्षरों की बात करते हैं कि यहाँ E सेम है, यहाँ A है और यहाँ E है, तो सबसे पहले कौन आएगा, A, सेकंड। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। अब बचे हुए को कंपेयर करते हैं, कैंसिल करते हुए चलते हैं, E और E सेम है।
फिर अगेन देखो ए दे रखा है, सी है और सी है। तो ए और सी में अगेन पहले कौन आएगा, ए, तो 2 के बाद आएगा 1, तो 2 के बाद 1 यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया। अब जो बच्चे हुए उनको कंपेयर करते हैं, देखो सी, उसके बाद आई, ई और ई। तो आई और ई में पहले ई आता है तो ई कैंसिल किया, ई के बाद डी दे रखा है और पी दे रखा है, तो डी और पी में पहले कौन आता है, डी, मतलब पहले 5वां शब्द आएगा उसके बाद चौथा, तो 5 और 4, तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल दे रखा है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल दे रखा है, और पहला अक्षर अगर आप दोनों तरफ देखें तो बी और ए दिखाई दे रहा है आपको। तरीके क्या क्या आजमाते हैं, सबसे पहला तरीका हम लेके चलते हैं पेयर ऑफ लेटर्स को। सबसे पहले किसको चेक करते हैं हम, पेयर ऑफ लेटर्स। यहाँ पहला अक्षर बी है और बी का पेयर ऑफ लेटर आता है वाई, जो आगे कहीं भी नहीं दे रखा, तो पहला जो तरीका है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड तरीके की बात करें तो सेकंड हम लगाते हैं फिक्स कोड। फिक्स कोड से क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ कि जो शब्द मेरे से पूछा है, जिसका मेरे से कोड पूछा है, सेल्डम का कोड पूछा है, क्या इसके सारे अक्षर जो गिवन वर्ड है बिलीफ उसके अंदर है, तो उत्तर मिला नहीं है, तो सेकंड भी तरीका गलत है। थर्ड हम चेक करते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स से मतलब है दोस्तों कि जो शब्द दिया है क्या उसी के ही अक्षर कोड में है, तो उत्तर मिला नहीं है, तो थर्ड तरीका भी मेरा यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। अगले तरीके की हम बात करें, अगला तरीका होता है कंपैरिजन करते हुए चलना, और कंपैरिजन में फिर से 2 तरीके हम पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं और दूसरा फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए हम चलते हैं। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन से है कि बी को मैं ए से कंपेयर करूँगा तो -1 जा रहा है, ई को मैं एफ से कंपेयर करूँ तो +1 जा रहा है, उसके बाद अगर मैं एल को के से कंपेयर करूँ -1 जा रहा है, आई को अगर मैं के से कंपेयर करूँ तो यहाँ +2 है दोस्तों, फिर ई को मैं डी से कंपेयर करूँ यहाँ माइनस है, और एफ को अगर मैं आई से कंपेयर करूँ तो यहाँ +3 है। तो जो रिलेशन मुझे दे रखा है मैं उसी को फॉलो करते हुए चलता हूँ। पहले में मुझे -1 करना है, तो -1 करना है तो ये ऑप्शन हट जाएगा यहाँ पर। दूसरे में +1 करना है तो ई से +1 करूँ तो एफ आएगा, तो एफ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद देखो के सेम दे रखा है, यहाँ भी के सेम है, तो अब मैं सिर्फ 2 ऑप्शन बचे तो ऑप्शन को ही कंपेयर करते हुए चलता हूँ। थर्ड पोजीशन आ गई, फोर्थ पोजीशन पे मुझे क्या करना है, +2, तो फोर्थ पे लेटर है डी और डी में +2 करूँ तो एफ आना है, और यहाँ ई दे रखा है, तो ऑप्शन सेकंड मेरा राइट गलत हो जाएगा, एलिमिनेट, और थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर सवाल में मैं समय कैसे बचा सकूँ ये मुझे सीखना है दोस्तों। 5 शब्द दे रखे हैं और इनको मुझे क्या करना है कि मीनिंगफुल सीक्वेंस के अंदर मुझे अरेंज करना है। तो देखो शब्दों की बात करूँ, पहला शब्द दे रखा है प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होता है, कोई इंसान आएगा और अपना इंट्रोडक्शन देगा। सबसे पहला काम क्या होगा, कोई आदमी मंच के ऊपर आएगा, कोई उसको परफॉर्मेंस देनी है तो उसके लिए वो आएगा और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देगा, और इंट्रोडक्शन के बाद क्या करेगा, वो प्रेजेंटेशन देगा। उसे गाना सुनाना है, डांस परफॉर्मेंस करनी है, कोई डिबेट के लिए कुछ बोलना है, तो सबसे पहले क्या होगा, बंदा आएगा, खुद के बारे में बताएगा और जो कंटेंट है उसको वो क्या करेगा, शो करेगा सबके सामने। तो 351 यहाँ दे रखा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो ऑप्शन ही मेरे पास कितना बचा, 1। उसके बाद क्या होता है, जो उसने प्रेजेंटेशन दी उसके ऊपर क्या होता है, डिस्कशन चालू होता है, तो उसके बाद आएगा 4। डिस्कशन के बाद रिकमेंडेशन होता है कि या अगले राउंड में जाएगा या नहीं जाएगा। तो सीक्वेंस कौन सी गई अपनी, फर्स्ट सीक्वेंस, तो पहला ऑप्शन यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्लॉक का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है। हमसे पूछा है 1 और 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होगी, और एक साथ होने को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ओवरलैपिंग। और जब भी हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं इसका मतलब दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। देखो 0 डिग्री की अगर मैं एंगल की बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला
फॉर्मेट लिख के प्रश्न को सॉल्व करना है। दूसरा, अगर आपको क्लास का कुछ याद हो, हमने क्या सीखा है कि जो वैल्यू राउंड फिगर के अंदर आती है, मिश्र भिन्न में मिनट की वैल्यू दे रखी है, जो भी वैल्यू राउंड फिगर के अंदर जाएगी मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद वही हमारे प्रश्न का आंसर होता है। तो देखें, अगर मैं सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको प्लस करेंगे तो 11 गुणा 5 55 और 5 60, मतलब 60/11। यहाँ आप देखो 11 गुणा 5 55 और 2 57, 57/11, 11 5 55, 5 60 और 64/11, और यहाँ है 55 और 1 56, 56/11। अब क्लास में हमने क्या सीखा है, जो वैल्यू राउंड फिगर में आती है वही प्रश्न का आंसर जाता है। तो 60/11 राउंड फिगर में, तो पहला ऑप्शन मेरा क्या जाएगा, सही। तो कम समय में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल करना हो तब तो तरीका ये हो गया। अब आप बोले नहीं सर हमें फॉर्मेट लिख के ही करना है, तो फॉर्मेट हम क्या काम में लेते हैं, m × 11/2 माइनस h × 30 इक्वल्स टू 0 डिग्री। 0 डिग्री इसलिए लिखा क्योंकि ओवरलैपिंग की बात हो रही है। अब इसने पूछा 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच का मतलब क्या समझते हैं हम, 1 बजकर कुछ मिनट पे। इसका मतलब हम h की वैल्यू क्या लेंगे, 1। तो m × 11/2 माइनस 1 × 30 इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये वैल्यू आई -30, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 0 + 30 का मतलब होता है अगेन 30। तो नेक्स्ट हमने लिखा m × 11/2 इक्वल्स टू 30। अब ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी 2/11। तो नेक्स्ट हमने लिखा m इक्वल्स टू 30 × 2/11 और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60/11, और ये वैल्यू भी क्या है 60/11। गॉट इट। तो यहाँ राइट आंसर क्या गया, फर्स्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का एक सवाल दे रखा है कि यदि अजय का पुत्र, ये मैंने लिखा अजय और ये है अजय का पुत्र है, मतलब इसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है उसको हाईलाइट कर दिया। अजय का पुत्र है, सुनील के पुत्र का चाचा है, तो ये हमने लिखा सुनील, और ये है सुनील का पुत्र, और इसका चाचा से मतलब है सुनील का भाई। तो जहाँ जहाँ हमने स्टार लगाए वो दोनों व्यक्ति कौन है, सेम। दोनों व्यक्ति सेम है, तो इस स्टार वाले का पिता कौन है, अजय। तो अजय स्टार वाले का भी पिता हो गया और सुनील का भी पिता बन गया। तो अजय और सुनील में का मतलब हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आपस में। में का मतलब क्या होता है, आपस में। तो आपस में अजय और सुनील में क्या रिलेशन है, पिता पुत्र का। तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अगला सवाल नंबर सीरीज का सवाल दे रखा है और नंबर सारे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा है। अगर देखो 190 से आप इधर जाते हैं तो साफ साफ विजिबल है, × 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, × 2। तो यहाँ हमने देखा × 2 + 2 कर रहे हैं आप। अगर यहाँ मैं देखूँ तो ये वैल्यू कितना ही, 180, 190 और 192। तो यहाँ आपने देखा × 2 और -2 किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ 80, 90 और 92, तो देखो अगर मैं सारा क्रम व्यवस्थित करूं तो फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि × 2 और +2 हो रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो अगेन × 2 और +2 हो रहा है यहाँ भी। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो वैल्यू क्या है, 22 × 2 44 + 2 कर दूँ तो कितना आ जाए 46। अब 46 से अगर मैं आगे जाऊँ, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो हमने क्या देखा कि × 2 और +2 करूं तो 46 × 2 करें दोस्तों तो ये क्या आता है 92, और +2 करूं तो वैल्यू कितने आती है 94, और यहाँ क्या दे रखा है 96, और सामने वाले ने से मेरे क्या पूछा है गलत नंबर कौन सा है, तो 96 गलत नंबर होगा। 96 की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पर 94। अब मैं अगर इसको आगे लेके चलूँ तो 94 × 2 अगर आप करते हैं तो 188 आ जाएगा, और +2 करते हैं तो वैल्यू कितना बनी 190। तो परफेक्ट है अपना कि यहाँ गलत नंबर क्या दे रखा है 96 गलत नंबर दे रखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें। डायरेक्शन का सवाल एक दे रखा है और इसमें दिया एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। व्यक्ति का चेहरा कहाँ है, वेस्ट की तरफ। तो ये हमने किया कि व्यक्ति की स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। फिर उसने कहा 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई की दिशा से मतलब है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो मैं घुमाने की बजाय मैं क्या करूँगा 45 क्लॉकवाइज रोटेट हुआ लिख लिया। फिर 180 डिग्री अगेन किधर है, घड़ी की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। और अंत में 270 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है।
और फिर मेरे से पूछा है तो बताइए अब उसका चेहरा किधर है। हमारी बात हुई है, जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो हमें क्या करना है, क्लॉक की वैल्यू का एक जगह सम कर लेते हैं। ये सम आया 225 डिग्री और एंटी क्लॉक का सम कितना है 270 डिग्री। तो इसमें डिफरेंस करें तो ज़्यादा वैल्यू किसकी है, एंटी क्लॉक, और कितना ज़्यादा है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये ज़्यादा हो गया। तो मुझे अभी इसको क्या करना है, सिर्फ 45 घड़ी से विपरीत दिशा में इसको मुझे घुमाना है। तो ये किधर जा रहा था, वेस्ट की तरफ, और घड़ी से विपरीत अगर मैं इसको कितना घुमाऊँ 45, अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊँ तो ये तो हो गया 90 डिग्री, तो ये इन दोनों के बीच जाएगा 45 की अगर मैं बात करूँ तो ये साउथ डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो अपनी वैल्यू क्या आई यहाँ पर, साउथ वेस्ट। आंसर क्या जाएगा मेरा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर का सवाल अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। और इसमें जो तरीके हमने अभी उनकी बात की, पहला तरीका हम क्या लगाते हैं, पेयर ऑफ लेटर का। एक सवाल हम पहले कर चुके हैं। पेयर ऑफ लेटर की बात करें तो एम का पेयर में आता है एन, आई का आता है आर और आर का आता है आई। आई यहाँ एब्सेंट है तो पेयर ऑफ लेटर का नहीं बनेगा यहाँ पर। सेकंड हम करते हैं फिक्स कोड। फिक्स कोड से मतलब है यहाँ जो शब्द दिया है, पूछा है मेरे से गैम्बल, क्या ये सारे लेटर्स ऊपर अवेलेबल है, तो आंसर मिला नहीं है, तो दोनों तरीके एलिमिनेट हो गए। थर्ड तरीके की अगर मैं बात करूँ तो हम लिखते हैं, थर्ड तरीका होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब है कि जो शब्द दिया है मिरेकल, क्या इसी के अक्षर कोड में अवेलेबल है, तो प्रश्न का उत्तर मिला अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट तरीका हम पढ़ते हैं कंपैरिजन। और कंपैरिजन हम या तो पहले अक्षर का पहले अक्षर से करते हैं या पहले अक्षर का अंतिम अक्षर से। तो अगर मैं पहले को पहले से कंपेयर करूं, एम को एन से कंपेयर करूं तो +1 दिखाई दे रहा है, आई को के से करूं +2 है, फिर आप आर को यू से करेंगे तो +3 है दोस्तों यहाँ पर, फिर ए को ई से किया +4 है, फिर सी को एच से किया +5 है, एल को आर से किया +6 है और ई को एल से किया +7 है। तो ये असेंडिंग सीक्वेंस है, 1 to 7 हम एड ऑन करते जा रहे हैं। तो अब यहाँ एलिमिनेट करते हैं, जी से क्या बनेगा एच, तो एच ई की ऑप्शन के अंदर है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर थर्ड ऑप्शन ही जाना है। फिर आप यहाँ देखो +2 करेंगे, +3 करेंगे, +4 करेंगे, +5 करेंगे और +6 करेंगे। तो आप मैच कर सकते हैं एस सी पी एफ क्यू के, थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 रैंकिंग ऑर्डर का सवाल है। दे रखा है कक्षा में एन की रैंक 5वीं है। जब भी रैंडम रैंक बताई जाती है तो वो हमेशा टॉप से लेते हैं। गॉट इट। तो ड्रॉ करते हैं इसको। ये एन है, लाइन ड्रॉ की, एन और एन की रैंक कौन सी है 5वीं। एस की रैंक अंत से 8वीं है। अंत मतलब राइट हैंड से इसका नंबर कौन सा है 8वां। यहाँ दो कंडीशन बन सकती है कि एस एन के पीछे भी हो सकता है, एस एन के लेफ्ट में आगे की तरफ भी हो सकता है। तो पहले मैं ये लेता हूँ कि एस पीछे से 8वें नंबर पे है। यदि टी की रैंक एन के बाद 6ठी है, टी की रैंक एन के बाद, एन के बाद मतलब एन के पीछे, पीछे का मतलब राइट साइड, तो यहाँ टी बैठा है और एन के बाद 6ठी रैंक पे है, और वह और किसके लिए, टी के लिए, और टी एन और एस के ठीक मध्य में है। ठीक मध्य मतलब एस के आगे 6ठे नंबर पर है, एन के पीछे 6ठे नंबर पे है और एस के आगे 6ठे नंबर पे है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो टी की आगे से पोजीशन होगी 11वीं और टी की पीछे से पोजीशन होगी 14th। सम ऑफ पोजीशंस हुआ 25। टी है 1, गिना 2 बार तो 1 कम कर देंगे, तो -1 किया तो कितना आया 24। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हुए 24। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
सवाल में कहा है यदि ट्रेन को बस कहें, बस को ट्रैक्टर कहें और ट्रैक्टर को कार कहें और कार को स्कूटर कहें, ये कोड दे रखे हैं इनके। तो खेत में हल जोतने के लिए, तो हल जोतने के लिए किसको काम में लेते हैं? ट्रैक्टर को काम में लेते हैं। और ट्रैक्टर को क्या कह रहा है? कार। तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, कि खेत में हल जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, किसका कोड भाषा में किसका किया जाएगा? कार का उपयोग किया जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ब्लड एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो शब्द दे रखे हैं, एनीमिया और ब्लड। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, रक्तहीनता होता है। वैसे ही जो एनार्की वर्ड है ये होता है लेक ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है? लेक ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ सरकार की कमी हो कार्यवाही के अंदर, उसका होल्डिंग मजबूत ना हो, उसे क्या बोलते हैं? एनार्की। उससे क्या होता है? अराजकता फैल जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल दे रखा है। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका हमारा क्या होता है? हम पेयर ऑफ लेटर को चेक करते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? पेयर ऑफ लेटर को चेक करें। ई के साथ पेयर में वी आता है, कहीं पर भी नहीं दे रखा, तो पहला तो कैंसल आउट यहाँ पर है। सेकंड हम तरीका क्या लगाते हैं? सेकंड तरीका लगाते हैं हम, क्या लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है, क्या यही कोड के अंदर आ रहे हैं? तो वो भी नहीं है, इसको मैंने क्या कहा? रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। थर्ड में क्या लेके चलता हूँ? कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम दो तरीके पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं, दूसरा फर्स्ट टू लास्ट लेटर को। अगर मैं ई से एच की तरफ जाऊँ, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूँ तो यहाँ +3 हो रहा है। वाई को बी से रिलेट करूँ, अगेन +3 हो रहा है। ई को सी से रिलेट करूँ, यहाँ -2 है। और सी को ए से रिलेट करूँ, यहाँ भी -2 है। तो पहले दो अक्षरों के अंदर तो +3 हो रहा है, बाद वाले दो अक्षरों के अंदर -2 हो रहा है। इसी को यहाँ फॉलो करते हैं। अगर मैं +3 करूँ तो यहाँ Q आना है, +3 करूँ तो यहाँ पर R आना है। तो QR एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो थर्ड ऑप्शन ही मेरा आंसर निकल जाएगा। बाद वाले दो अक्षरों के अंदर मुझे -2 करना है, यहाँ -2 करूँ तो Q है और यहाँ -2 करूँ तो C है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और जो वर्ड लेटर्स की फॉर्म में है उसका कोड नंबर्स की फॉर्म में दे रखा है। और यहाँ सिंपल सा लॉजिक दिखाई दे रहा है कि G 7 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, M 13 पे आता है और E 5 पे आता है। तो जो लेटर की जो पोजीशन है पर्टिकुलर वही यहाँ पर मेंशन की गई है। तो B 2 नंबर पे आता है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट। I 9 नंबर पे आता है, तीनों ऑप्शन के अंदर 9 है। R 18 पे आता है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 81 है और यहाँ 14 है। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ऑड वन आउट का सवाल है और 4 नंबर दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि कौन सा 3 के ग्रुप में नहीं आता है। तो जब भी हम सवाल करें सबसे पहला तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं, परफेक्ट क्यूब चेक करते हैं, प्राइम नंबर चेक करते हैं, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। गॉट इट। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो देखो ये 18 का स्क्वायर 324 होता है और +1 किया गया है और यहाँ किसी के आसपास नहीं आ रहा, ये किसी के आसपास नहीं है और ये किसी के आसपास नहीं आ रहा है। तो स्क्वायर क्यूब वाला तो ऑप्शन मैं यहाँ से क्या करता हूँ? एलिमिनेट करता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी की तो यहाँ देखो सम कितना, इन तीनों नंबर्स का सम आ रहा है 10, 10 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ सम है 6, यहाँ मैं सम की बात करूँ तो यहाँ सम है 18 और यहाँ सम की बात करूँ तो यहाँ भी सम कितना है 18। तो जहाँ सम 6, 18 और 18 है, वॉट इट मीन्स कि ये तीनों नंबर कहीं ना कहीं 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब वो नंबर डेफिनेटली 3 से विभाजित होगा। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
अगेन ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। 4 लेटर्स का जब भी हम सवाल करें, सबसे पहला तरीका हम लगाते हैं, क्या इसमें पेयर दे रखे हैं? 4 अक्षर हैं तो 2 पेयर इसमें दिए जा सकते हैं। पहले में पेयर नहीं है, यहाँ ए के साथ जेड आना है, सी के साथ एक्स, यू के साथ एफ आना है, डब्ल्यू के साथ डी आना है, तो पेयर ऑफ लेटर नहीं है। उसके बाद दूसरा तरीका हम चेक करते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड कोई बन रहा है क्या, मीनिंगफुल वर्ड दे रखा है या नहीं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कैंसल, की मीनिंगफुल वर्ड जैसा भी कुछ नहीं है। थर्ड तरीका हम लेके चलते हैं डिफरेंस का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और यूजुअली 4 अक्षरों के जो सवाल हैं वो इसी पैटर्न से निकल जाते हैं। अब इसमें हम 3 पैटर्न पढ़ते हैं। पहला पैटर्न फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेटर को कंपेयर करते हैं। जैसे ए से सी गया +2 हुआ, सी से मैं डी गया +1 हुआ, डी से ई गया मैं अगेन +1 हुआ। यहाँ देखो जी से आई +2, आई से के +2 और के से जे -1। यू से मैं डब्ल्यू जाऊँ +2, डब्ल्यू से वाई जाऊँ अगेन +2 और वाई से एक्स जाऊँ -1। पी से आर +2, आर से टी +2 और टी से एस -1। तो क्लियरली विजिबल है कि पहले को छोड़कर बाकी जो 3 हैं उनमें सीक्वेंस फुलफिल हो रही है, +2 +2 -1, ये एक रिदम चल रही है बाकी 3 के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अगेन ऑड वन आउट का सवाल है, इस बार बेस्ड ऑन वर्ड्स है। तो देखो ऑड वन आउट और एनालॉजी में 3 वैरायटी आती है। पहला बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल आता है, दूसरा बेस्ड ऑन वर्ड्स का आता है, तीसरा बेस्ड ऑन नंबर्स का। 2 सवाल हम देख चुके, तीसरा सवाल ये है। तो देखो क्या है यहाँ, वाटर और थर्स्ट, कि पानी से क्या होती है, प्यास बुझ जाती है, भोजन से भूख मिट जाती है, और अगर हवा मिले, वेंटिलेशन मिले, तो सफोकेशन मतलब आदमी का दम घुटना बंद हो जाता है। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी में है कि एक की अवेलेबिलिटी से दूसरा काम हट जाता है। चौक और ब्लैक बोर्ड, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या करूँगा मैं, यहाँ एलिमिनेट कर दूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक वर्ड दे रखा है कैम्ब्रिज, और इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये मुझे चेक करना है। तो देखो पहले वर्ड की बात करें ब्रिज, तो देखो BRIDGE सारे अवेलेबल है, तो ये तो बन रहा है। अगेन देखो BRIDE ये भी अवेलेबल है, CAME ये भी अवेलेबल है, और कैंप की बात करें तो P ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा कि चौथे ऑप्शन के अंदर जो शब्द दे रखा है वो नहीं बन रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। मिसिंग नंबर का सवाल है, देखने पे लग रहा है कि उसको कॉलम में सॉल्व करना पड़ेगा। 3 नंबर छोटे 1 नंबर बड़ा दे रखा है। अब किया क्या है, पहले 2 जो नंबर है उनको गुणा किया तो वैल्यू कितना आई 28 28, और ये नेक्स्ट नंबर जो है उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसी को यहाँ फॉलो करते हैं। 9 × 8 किया तो कितना आता है 72, और इसको अगर मैं माइनस कर दूँ तो वैल्यू कितना बनी 70। यही यहाँ करना है कि 6 × 5 कितना होता है 30। अब मैं 30 में से कितना कम कर दूं कि 29 बन जाए, तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा कि मुझे यहाँ -1 करके चलना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, अगेन मिसिंग नंबर का सवाल दे रखा है। तो देखो यहाँ क्या कर रखा है कि अगर मैं इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ, 9 × 6 = 54, और पहला वाला नंबर इसमें अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरी वैल्यू कितना आई 57। अगेन इनको दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आई 7, और ऊपर वाला नंबर प्लस कर दूं तो बन रहा है 11। यहाँ 8 × 2 तो नंबर आया 16। 16 में 5 अगर मैं ऐड कर दूं तो नंबर बन जाएगा 21। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है, और इसमें दे रखा है टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड आई ऑलवेज लिसन टू 9 o'clock न्यूज़ ऑन रेडियो। स्वयं को अद्यतन रखने के लिए, अपडेटेड रखने के लिए कि
देश के अंदर क्या चल रहा है, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, मेरे ज़िले के अंदर क्या चल रहा है, मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूँ। मैं खुद को अपडेट रखने के लिए क्या करता हूँ, 9 बजे जो रेडियो के ऊपर समाचार आते हैं मैं वो सुनता हूँ। अब देखो, इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ क्या करता हूँ, रेडियो पर ही समाचार सुनता हूँ। अगर ये दिया हुआ था, इसका तो मतलब क्या होता कि मैं अपडेट रखने के लिए कोई दूसरे सोर्स का इस्तेमाल नहीं करता। और इसने क्या कहा है, मैं रेडियो के जो 9 बजे के समाचार आते हैं उनको सुनता हूँ। ओनली वर्ड का यूज नहीं है, इसका मतलब कोई और सोर्स भी मैं काम में लेता हूँ। हो सकता है मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, हो सकता है मैं टीवी के अंदर जो न्यूज़ हो उसको देखता हूँ, ठीक है। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि मैं ये एक आपको सोर्स दिया है कि मैं खुद को अपडेट रखने के लिए क्या करता हूँ, 9 बजे जो रेडियो के ऊपर समाचार आता है उनको सुनता हूँ। उसके आगे पीछे की मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो इसने कहा वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। तो ये हाफ स्टेटेड इन्फॉर्मेशन है, आधी अधूरी जानकारी। अभी हमारी क्या बात हुई कि मुझे आगे पीछे का नहीं दे रखा कि कोई और सोर्स को मैं काम में लेता हूँ। और हाफ स्टेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होती है, गलत। ताज़ा समाचार केवल रेडियो, हमारी बात हुई है अगर किसी भी कंक्लूजन के अंदर स्ट्रॉन्ग वर्ड हो, जैसे केवल, एकमात्र, कभी नहीं, सभी, तो उसको हम क्या करते हैं, वी कैटेगरी में डालते हैं। और वी कैटेगरी में डालने का मतलब है उसको हम गलत मानते हैं, ठीक है। तो ताज़ा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं। रेडियो पर उपलब्ध होते हैं, जो टीवी के ऊपर न्यूज़ आती है उसमें भी होते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर भी होते हैं। तो दोनों यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर हो जाएगा कि निष्कर्ष पहला और दूसरा कोई भी लागू नहीं होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। एक इसमें जो आकृति है मुझे गिनना है इसमें कितने ट्राइंगल है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ। अगर लेफ्ट वाले हिस्से की बात करूँ तो यहाँ 3 ट्राइंगल हैं, 2 तो सिंगल हो गए और एक कंबाइंड करने पे, तो यहाँ कितने ट्राइंगल बने, 3। अगर राइट वाले हिस्से की मैं बात करूँ तो देखो 1 2 3 सिंगल है, फिर एक इन दोनों को कंबाइंड करने पे बनता है 4 और एक तीनों को कंबाइंड करने पे बनता है 5। तो राइट वाले पोर्शन में कितने हैं, 5, और लेफ्ट वाले पोर्शन में कितने हैं, 3। तो टोटल हो गए 8। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को कंबाइंड करता हूँ। तो कंबाइंड से पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें नेमिंग कर देता हूँ इनकी, B C D और E। अब कंबाइंड करने के ऊपर जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनको मैं लिखते हुए जाता हूँ। तो देखो, अगर मैं यहाँ इस बिंदु से इस रास्ते पे चलूँ तो आप देख सकते हैं पहला ट्राइंगल बना ABC, दूसरा यहाँ से ही A D और C बना। अब अगर मैं इससे यहाँ इस रास्ते पे चलूँ तो एक ट्राइंगल आप देखेंगे कि A E और D बन रहा है, और अगर मैं इससे आगे बढ़ूँ तो एक बन रहा है A E C। तो कंबाइंड करने के ऊपर 4 ट्राइंगल बने, 8 पहले बन चुके थे। तो हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, 3 लेफ्ट में थे, 5 राइट में और 4 कंबाइंड करने पे। तो टोटल ट्राइंगल कितने बने दोस्तों, 12। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वेन डायग्राम का सवाल है। 3 शब्द दे रखे हैं, 3 एलिमेंट दे रखे हैं। पहला है हाथी और भेड़िया। तो हाथी और भेड़िया के अंदर रिलेशन क्या है, नो वन, कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं हाथी और जानवर की बात करूं तो ऑल की सभी हाथियों को जानवर की कैटेगरी में डालते हैं। भेड़िया और जानवर की बात करें तो यहाँ भी रिलेशन क्या है, ऑल की सभी भेड़िए क्या है, एनिमल्स हैं। तो रिलेशन चला जाएगा मेरा थर्ड ऑप्शन कि ये हाथी है, ये हाथी है, ये भेड़िया है, और जो डोमिनेंट वर्ड है आउटर सर्कल, ये किसको इंडिकेट करता है, जानवर को। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, आज के पेपर का सेकंड लास्ट सवाल। क्वेश्चन है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को वापस इधर लेके जाएंगे। जब ये इधर जाएगा तो ये जो कटा हुआ पोर्शन है ये यहाँ ऐसे कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई देगा। व्हाट इट, अब जब यही हिस्सा वापस इस तरफ आएगा, व्हाट इट मीन्स कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ पर आया हुआ था, इसने पूरा क्या कर रखा था, इसको ओवरलैप कर रखा था। तो जब ये अनफोल्ड होकर जाएगा तो यही तीनों स्ट्रक्चर इस लाइन के ऊपर फोल्ड करेंगे, तो 6 हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो गया, सबसे परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अंतिम सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक स्ट्रक्चर दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है कि चारों ऑप्शंस में से कहाँ अवेलेबल है।
सबसे पहले अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को लूँ तो यहाँ कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट है। सेकंड में हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके बाद वर्टिकल लाइन है और जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे आज के पेपर के 30 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम मुलाकात करेंगे नए 30 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं या क्लासरूम के अंदर भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया।